डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल पहेली पर बात करेंगे, समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 हमें बराबरी का एक शानदार वादा तो करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये वादा हकीकत में बदला है? तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या भारत का संवैधानिक ढांचा, जो पिछड़े वर्गों के लिए मतलब विशेष प्रावधान और उचित वर्गीकरण की इजाजत देता है, सामाजिक न्याय पाने का एक जरूरी और असरदार तरीका है? या फिर क्या ये अनजाने में योग्यता यानी मेरिट के सिद्धांत को कमजोर कर रहा है? मैं ये पक्ष लूंगी कि भारतीय संविधान का समानता का नजरिया एक क्रांतिकारी और जरूरी ढांचा है, जिसे ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए बनाया गया है, ताकि सिर्फ कागजी बराबरी नहीं बल्कि असली सामाजिक बराबरी हासिल हो सके। और मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि इन प्रावधानों, खासकर आरक्षण को जिस तरह से लागू किया गया है, उसने व्यक्तिगत योग्यता की जगह समूह की पहचान को कहीं ज्यादा तवज्जो दी है, और इसके कुछ ऐसे अनचाहे नतीजे निकले हैं जो शायद बराबरी के मूल मकसद के ही खिलाफ जाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से संविधान बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था। वो उस पूरे ढांचे को तोड़ना चाहते थे जो हजारों साल की ऊंच नीच और अंग्रेजों के दिए सामंती सिस्टम पर खड़ा था। अनुच्छेद 18 का राय बहादुर या राजा साहब जैसी उपाधियों को खत्म करना सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकती हैं, सांकेतिक कदम था। ये एक ऐलान था कि अब किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके काम से होगी। और जो उचित वर्गीकरण का सिद्धांत है, वो कोई लूपहोल नहीं है, ये संविधान की समझदारी है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जो लोग बराबर नहीं हैं, उनके साथ बराबरी का बर्ताव करना ही सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए अलग नियम बनाना जरूरी है। ये अमेरिकी मॉडल से बिल्कुल अलग है, जहां 14वां संशोधन तो आ गया, लेकिन दशकों तक अलग लेकिन बराबर के नाम पर नस्लीय भेदभाव चलता रहा। भारत ने शुरू से ही सामाजिक न्याय को अपनी बुनियाद में रखा। नहीं, उपाधियों को खत्म करने वाला कदम वाकई काबिले तारीफ था, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कहानी को थोड़ा दूसरे पहलू से देखता हूं। जहां अनुच्छेद 18 ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सम्मान को खत्म किया, वहीं अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जो आरक्षण की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई मशीनरी बना दी गई, उसने एक नई तरह की समस्या खड़ी कर दी है। आप देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम क्रीमी लेयर की सही परिभाषा पर बहस कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का फायदा सब तक पहुंचे, ये जांचने के लिए रोहिणी कमीशन बनाना पड़ता है। 50% की सीमा को लेकर अदालतों में लगातार मामले चलते रहते हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये सिस्टम इतना पेचीदा हो गया है कि इसका मूल मकसद कहीं खोता जा रहा है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये सिस्टम व्यक्ति की काबिलियत से ज्यादा उसकी जाति की पहचान पर जोर देता है। ये उस आदर्श के खिलाफ है जहां हर इंसान को उसके हुनर और मेहनत से आंका जाना चाहिए। याद कीजिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश भर में कितना जबरदस्त विरोध हुआ था। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात उठी थी। ये इस बात का सबूत है कि ये नीतियां समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम भी कर सकती हैं। मैं आपकी चिंता समझती हूं, लेकिन चलिए इसे इस नजरिए से देखते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो आरक्षण की बुनियाद हैं, वो सरकार की मर्जी नहीं है। वे संविधान का एक निर्देश हैं, एक संवैधानिक वादा है। इनका मकसद उन तबकों को ऊपर उठाना है जिन्हें इतिहास में जानबूझकर मौकों से दूर रखा गया। ये सिर्फ ये कहने जैसा नहीं है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। नहीं, ये एक एक्टिव अप्रोच है। ये उन लोगों को हाथ पकड़कर आगे लाने की कोशिश है जो सामाजिक दौड़ में स्टार्टिंग लाइन पर ही सैकड़ों साल पीछे धकेल दिए गए थे। भारत में ये अधिकार संविधान के दिल में है, उसकी आत्मा में है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश में अश्वेत नागरिकों को स्कूलों में बराबरी का हक पाने के लिए 1954 के ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन जैसे ऐतिहासिक फैसले का इंतजार करना पड़ा। भारत ने यह हक अपने आज़ादी के साथ ही दे दिया। इरादा नेक हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी बहस इसके लागू होने के तरीके पर है। क्या नेक इरादे से बनाया गया सिस्टम अगर गलत नतीजे दे तो भी हम उसे सही ठहराते रहेंगे? आपने रोहिणी कमीशन की बात की, चलिए उसी के आंकड़ों को देखते हैं।
रिपोर्ट के जो शुरुआती निष्कर्ष सामने आए वो मतलब हैरान करने वाले हैं। वो बताते हैं कि केंद्रीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को मिलने वाले 97% फायदे सिर्फ 25% जातियों को मिल रहे हैं और तकरीबन 983 ओबीसी समुदायों को तो इसका कोई फायदा मिला ही नहीं, उनका प्रतिनिधित्व शून्य है। लेकिन क्या ये डेटा खुद और बेहतर वर्गीकरण की जरूरत को साबित नहीं करता? बिल्कुल, लेकिन ये भी साबित करता है कि मौजूदा सिस्टम फेल हो रहा है। ये दिखाता है कि फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा जिनके लिए ये बना था। उल्टा ये कुछ जातियों के भीतर एक नया अभिजात्य वर्ग या न्यू एलीट बना रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा रहा है। ये तो आरक्षण के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। और समाज पर इसका असर देखिए। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, मंडल कमीशन के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए वो सिर्फ कुछ छात्रों का गुस्सा नहीं था, वो समाज में पैदा हो रहे एक गहरे विभाजन का संकेत था। सवाल ये है कि क्या बराबरी लाने का ये तरीका समाज में और ज्यादा कड़वाहट तो नहीं घोल रहा? ये एक जबरदस्त विरोधाभास है ना? कि जाति को खत्म करने के लिए हमें पहले जाति को और भी ज्यादा मान्यता देनी पड़ रही है। देखें, किसी भी बड़ी सामाजिक नीति को लागू करने में चुनौतियां आती ही हैं, लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि हम सिद्धांत को ही खारिज कर दें। और यहीं पर उचित वर्गीकरण का सिद्धांत, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, बहुत काम का साबित होता है। अदालतों ने बार बार कहा है कि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून पर रोक लगाता है, उचित वर्गीकरण पर नहीं। आसान शब्दों में कहें तो कानून ये नहीं कहता कि हर किसी के लिए एक ही नियम होगा। वो कहता है कि आप मनमाने ढंग से लोगों के अलग अलग समूह नहीं बना सकते, लेकिन अगर कोई वाजिब तर्कसंगत कारण है तो आप अलग अलग समूहों की जरूरतों के हिसाब से अलग नियम बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 15(3), जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है। क्या ये समानता का उल्लंघन है? नहीं, ये समानता का व्यवहारिक रूप है जो जमीनी हकीकत को समझता है। लेकिन यही तर्क तो एक खतरनाक ढलान भी बन सकता है। इसकी आड़ में सरकार मनमानी भी कर सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण मिलता है 1950 के दशक के एक बहुत पुराने केस से, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। उस मामले में सरकार ने कुछ केसों की तेज सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दी थी। तर्क तो अच्छा था, कौन नहीं चाहेगा कि न्याय जल्दी मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कौन सा केस स्पेशल कोर्ट में जाएगा और कौन सा नहीं, ये तय करने का अधिकार सरकार को देना उसे मनमानी करने की खुली छूट देने जैसा है। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे उचित वर्गीकरण और अच्छे इरादों के नाम पर प्रक्रियात्मक असमानता पैदा की जा सकती है, जो अनुच्छेद 14 की आत्मा के खिलाफ है। रेखा बहुत धुंधली है कि कब वर्गीकरण उचित है और कब वो मनमाना बन जाता है। देखिए, मनमानी का खतरा तो हर कानून में होता है, सिर्फ वर्गीकरण में ही नहीं। यही बहस तब भी उठती है जब हम योग्यता को सम्मानित करने की बात करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन के मामले में है। वहां भी सवाल यही है कि क्या सम्मान का आधार असली योग्यता है या सरकारी मनमानी। अनुच्छेद 18 वंशानुगत यानी विरासत में मिले विशेषाधिकार और मेहनत से कमाई गई योग्यता के बीच एक बहुत जरूरी फर्क करता है। इसीलिए संविधान पद्मश्री या पद्म भूषण जैसे नागरिक पुरस्कारों की इजाजत देता है, या सीनियर एडवोकेट जैसे पेशेवर सम्मान के भी। क्यों? क्योंकि ये सम्मान आपको इसलिए नहीं मिलते कि आप किसी खास खानदान में पैदा हुए हैं, बल्कि ये आपकी असाधारण सेवा या काबिलियत के लिए दिए जाते हैं। और ये आइडिया तो हमारे समतावाद की भावना से बिल्कुल मेल खाता है कि सम्मान आपको जन्म से नहीं बल्कि आपके काम से मिलना चाहिए। यह तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या आपने सोचा है कि ये रेखा कितनी आसानी से धुंधली हो सकती है? इसका एक उदाहरण खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बालाजी राघवन मामले में कोर्ट ने इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को तो बनाए रखा, लेकिन साथ ही सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इन पुरस्कारों को देने में संयम नहीं बरता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा संख्या में दिए जा रहे हैं। इससे ये गहरी चिंता पैदा होती है कि कहीं ये पुरस्कार, जिन्हें आप योग्यता पर आधारित बता रही हैं, राजनीतिक संरक्षण और वफादारी का एक जरिया न बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के जमाने में राय बहादुर की उपाधियां वफादारी के लिए दी जाती थीं।
अगर पुरस्कार असली योग्यता के बजाय सरकार की नज़दीकी के लिए मिलने लगें तो हम फिर से उसी सामंती व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जिसे अनुच्छेद 18 खत्म करना चाहता था। आप अमेरिकी व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना होगा कि भारत की सामाजिक ज़मीनी हकीकत अमेरिका से बहुत अलग और कहीं ज़्यादा जटिल है। हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि वो इस हकीकत को स्वीकार करता है। यहाँ समानता का मतलब सिर्फ कानून के सामने कागजी बराबरी नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में मौजूद गहरी खाइयों को पाटना है। इसीलिए भारत का संविधान साफ तौर पर सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन करता है। दूसरी ओर अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन इस पर एक बहुत ही बहस योग्य और अक्सर विवादों में रहने वाला समर्थन देता है। हमारा नजरिया ज्यादा यथार्थवादी और सक्रिय है, जो समस्याओं को देखकर आंखें नहीं मूंदता बल्कि उन्हें हल करने की कोशिश करता है। यहाँ मेरा मत थोड़ा अलग है। अमेरिकी प्रणाली में जो स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी यानी कड़ी न्यायिक जांच का सिद्धांत है वो भारत में मौजूद नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका में अगर सरकार नस्ल या धर्म के आधार पर कोई वर्गीकरण करती है तो उसे अदालत में यह साबित करना पड़ता है कि ऐसा करना अत्यावश्यक है और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सरकार की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। भारत में इस तरह के कड़े मानक की कमी विधायिका को भेदभावपूर्ण कानून बनाने की ज्यादा आज़ादी देती है। अमेरिकी प्रणाली अपनी तमाम खामियों के बावजूद व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है, जबकि भारतीय प्रणाली समूह आधारित अधिकारों पर इतना जोर देती है कि यह अनजाने में जातिगत चेतना को खत्म करने के बजाय और मजबूत कर सकती है। हम लोगों को उनकी जाति के आधार पर फायदे देकर जाति को कैसे खत्म कर सकते हैं? यह सामाजिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रयोग है जिसके नतीजे हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। अंत में मैं यही कहूंगी कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहास की गलतियों को सुधारने की इसकी जो महत्वाकांक्षा है, वही इसे वर्तमान में निष्पक्षता और बराबरी को परिभाषित करने के लिए लगातार संघर्ष करने पर मजबूर करती है। भारत की संवैधानिक योजना एक जिंदा, विकसित होती व्यवस्था है जो देश की अनूठी सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। ये कागजी बराबरी के बजाय असली और सार्थक बराबरी को प्राथमिकता देती है, जो एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जरूरी है। रास्ते में मुश्किलें हैं, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन दिशा सही है। और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि बराबरी का लक्ष्य बेशक महान है, लेकिन उसे पाने के लिए चुना गया रास्ता, खासकर आरक्षण की ये जटिल और उलझी हुई प्रणाली, समाज में गहरे विवाद और अनचाहे नतीजे लेकर आई है। व्यक्तिगत योग्यता पर समूह के अधिकारों को प्राथमिकता देना और इसे लागू करने में होने वाली गड़बड़ियां, जैसे कि फायदों का कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाना, ये बहुत गंभीर चिंताएं हैं। हमें यह सवाल पूछना होगा कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं जो लगातार हमारी जाति की पहचान को जिंदा रखती है? ये चर्चा दिखाती है कि सार्थक सामाजिक न्याय हासिल करने और व्यक्तिगत समानता के सिद्धांत को बनाए रखने के बीच एक बहुत गहरा और जटिल तनाव मौजूद है। भारतीय संविधान इन दो प्रतिस्पर्धी आदर्शों के बीच संतुलन बनाने की एक अनोखी और साहसी कोशिश करता है। बिल्कुल, और ये संतुलन बनाने की कोशिश आज भी जारी है। इस सामग्री की गहराई से पड़ताल करने पर इस जरूरी विषय पर और भी बहुत कुछ खोजा और समझा जा सकता है। समानता की ये यात्रा अभी खत्म नहीं